तो स्वागत है आप सभी लोगों का फंक्शन के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या करा था, पॉलिनोमियल फंक्शन में जो भी आपके थे एक्स स्क्वायर 1/x², इनके जो ग्राफ्स थे वो देखे थे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर शायद 3 में कर ली थी। लेक्चर नंबर नहीं, ये लेक्चर नंबर 4 में करी थी। लेक्चर नंबर 5 में हमने पूरा मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया था, 40-50 मिनट के आसपास, नहीं 1 घंटे का ही लेक्चर था शायद वो भी। तो 1 घंटे में पूरा मॉडुलस, जितने भी तरह के तुम्हारे सवाल बन सकते हैं, तुम्हारे जितने भी तरह के पीवाईक्यू बन सकते हैं, जितने भी तरह के तुम्हारे ग्राफ बन सकते हैं, ग्राफ में तुम इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इन डिटेल है इसमें। इतना बड़ा लेक्चर या डिटेल्ड लेक्चर तुम्हें नहीं मिलेगा एनडीए के लिए। आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को करने वाले हैं। इसके बाद हम लगभग तुम्हारे कुछ सवाल हैं डोमेन रेंज के, जितने भी तुम्हारे सवाल होंगे ना, जो इतने पार्ट से आ रहे होंगे, डोमेन रेंज के जितने भी सवाल होंगे जो इतने पार्ट से आ रहे होंगे, उन सब को करने वाले हैं, जो तुम्हारे 2006 से लेकर 2024 के पेपर तक सारे के सारे होंगे। 19-20 साल हो गई ना, कितने, नहीं हाँ 18-19 साल हो गई। तो इतने सारे जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यू हैं वो बेसिकली हो जाएंगे। उसके बाद लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का अलग चैप्टर, या तुम बोल लो ये थोड़ा सा अलग पार्ट रहेगा। इनसे पहले इसकी डिटेल्ड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके अलग पीवाईक्यू कराएंगे, क्योंकि लॉगरिथम के अलग से पीवाईक्यू ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए मैंने इतने पार्ट को अलग कर दिया। इनके जो सवाल होंगे डोमेन रेंज के और जितने भी, उनको हम अलग से करेंगे। तो आज हम इसकी थ्योरी देखेंगे और कल से ये तुम्हारे पीवाईक्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम आगे के ये जितने भी फंक्शन थे उनको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि तुम्हें मान लो एक चीज़ होती है, मान लो मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ 4.75 कर दिया। अब मैं तुम्हें ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके आसपास की जो इंटीजर है वो कितना है। जैसे ये कहाँ पर आएगा, नंबर लाइन में तुम देखो 4.75 यहाँ पर, तो इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, इधर की साइड देखोगे 3, 2 ऐसे आएगा। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके आसपास की संख्याएं कौन सी है, इंटीजर्स कौन से हैं इस नंबर के आसपास। तो तुम्हारे सामने कई सारे इंटीजर निकल के आ जाएंगे, ये सारे इंटीजर ही तो हैं, 2, 3, 5, 6 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो इनके जस्ट आसपास का कौन सा नंबर है, तो एक तो 3 आ गया इंटीजर, एक 5 आ गया। तो इसको उन्होंने बोल दिया कि इससे छोटे, यानी कि इससे लेस, या क्या बोलेंगे, हाँ इससे छोटे जितने भी इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, 3, 2, 1 ऐसे ये सारे के सारे इंटीजर हैं। लेकिन इन सब में बड़ा कौन सा है, 3 है। तो इसको बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन इंटीजर तो इसके आसपास का ये भी है 5, तो 5 भी है, 6 भी है, 7, 8 ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन इनमें सबसे छोटा वाला ही तो ये है इसके साइड में, तो इसको बोल दिया लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर। तो ये चीज निकालने के लिए दो फंक्शन बना दिए गए अलग अलग। पहला हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा आ गया लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दो तरीके की फंक्शन द्वारा निकल के आते हैं, या इसे ही तुम बोलो। अब यही चीज है ना, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से देखा उन्होंने कि ये जो ऐसे लिखा हुआ है 3, फिर ऊपर तुम्हारा 4.75, उसके ऊपर 4 है तुम्हारा। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसको बोल दिया सीलिंग फंक्शन, सीलिंग जो छत वगैरह होता है, और नीचे वाले को बोल दिया फ्लोर, फ्लोर फंक्शन। कैसे होगा फ्लोर। तो ये जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसी को बोल देते हैं फ्लोर फंक्शन, क्योंकि ये उससे नीचे वाला है। ऐसे देख रहे हो, नीचे इधर की साइड है, और ये जो इधर की साइड है उसको बोल दिया गया सीलिंग फंक्शन। तो ये नाम भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। अभी इसके और नाम भी आएंगे, देखते जाओ अभी तो ये एक तरीके से फंक्शन की तरह काम कर रहा है। अगर मैं तुम्हें कोई नंबर दे दूँ ना कि 5.75, अब बताओ इसके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो तुम क्या बोलोगे, 5.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं। तो ग्रेटेस्ट हो गया, इससे छोटे वाले में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 है। तो 5 हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसके दूसरे वाली साइड कौन सा है, 6, 7, 8 ये सब इंटीजर है, लेकिन इनमें सबसे छोटा लीस्ट कौन सा है, 6। तो 6 हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट। तो इसके लिए क्या हो गया 5, और लीस्ट क्या हो गया 6। तो देख रहे हो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट में छोटा वाला कर दिया, इससे छोटा वाला ग्रेटेस्ट में ले लिया, और लीस्ट में ये बड़ा वाला ले लिया। तो वो कंफ्यूजन देख रहे हो कैसे हो रहा है। तो इन्हीं दोनों फंक्शन, अब तुमने कोई फंक्शन बना दिया है तो इसको तुम्हें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
जिसको शॉर्ट में तुम GIF भी बोल देते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको डिफाइन कराया गया y इक्वल टू इस तरीके का, या तुम बोलो इस तरीके का। ये ऊपर से थोड़ा सा अभी के लिए उठा दो। तो ये जो है ना वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देख रहे हो वो क्या था, फ्लोर फंक्शन की तरह काम कर रहा है, नीचे की तरफ वो है। तो फ्लोर फंक्शन बोल लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल लो, कुछ भी बोल लो, इस तरीके से इसका सिंबल दिया गया। और डिफाइन तो तुम्हें पता ही है क्या करता है ये काम। अगर मैं तुम इसमें अभी जो हमने लिया था 5.7 अगर मैं डाल दूं तो बताओ क्या निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब इसके 5.7 यहाँ पर, इसके साइड में यहाँ पर 4 होगा, नहीं 5 होगा, और इधर 6 होगा। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 5 हो गया। इन सब में ग्रेटेस्ट 5, इन सब में लीस्ट 6। तो ये जो है वो आंसर क्या देगा, 5 देगा, 5। तो दूसरा वाला क्या था, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF भी तुम बोल सकते हो। इसको कैसे डिफाइन करा गया, सिंबल कैसे बनाया गया, ये क्या था, सीलिंग फंक्शन था कि ऊपर वाला। तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे सीलिंग टैब बना दी गई। अगर इसमें तुम 5.7 डालोगे तो 5.7 कहाँ पर, इसके साइड में, इधर 5 इधर 6, तो ये इधर की साइड ये सीलिंग वाला है। अगर इसको तुम थोड़ा सा घुमाकर रोटेट कर कर देखो तो ये ऊपर आएगा 6, तो इसका आंसर आएगा 6। तो ऐसे ये काम करता है, ये पूरा फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। तो ये दो तरीके के तुम्हारे फंक्शन निकल के आ रहे हैं, काम भी पता चलेगा तुम्हें कि वो करता क्या है। तो इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ रहे हो, इसको कम ही यूज कराया जाता है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसी को फिर तुम सिंपल ऐसे ही बना सकते हो कि इसमें कुछ तुमने डाल दिया तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो सबसे ज़्यादा तो स्टडी हमें इसी की करनी है। ये तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए था कि ये भी चीज़ होती है, इसका तुम्हें ज़्यादा यूज नहीं दिखेगा। इस पर बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। तो ऐसे ही करा उन्होंने कि तुमने मान लो ये जो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, अगर तुम x इसमें कुछ डालते हो, मान लो तुमने 0.5 डाल दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0.5 कहाँ होगा, 0 1 -1, यहाँ पर कहीं 0.5 आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, इसके पास वाला 0 ही तो होगा, तो आंसर 0 आ गया। तुमने 0.9 डाल दिया, 0.9 कहाँ है, यहाँ पर कहीं है 0.9, तो उसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके पास वो 0 ही है, तो उसका भी 0। तुम कुछ भी डाल लो, 0.95 डाल लो तो वो जो 0.9 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर मिल जाएगा, इसके पास का भी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही है। तो इन सब के आंसर देख रहे हो क्या आ रहा है, 0। और ये जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक डाल रहे हैं हम, 0 से लेकर इसके 1 के बीच में डाल रहे हैं। अगर तुम 0 भी डाल दो इसमें, अगर तुम 0 भी डाल दो तो भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के ऐसे ही तो टाइम लाइन, ये जो नंबर लाइन है वो ऐसे चल रही है, 0 1 2 -1। तो अगर तुम 0.1 डालते हो तो वो 0 पे जाता है, तो ऐसे ही 0 डाल दिया तो वो तो अब कहीं जा ही नहीं सकता, 0 ही है, उसके पास वाला इंटीजर वही है। तो इस वजह से ये 0 भी आ गया। तो देख रहे हो हम कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं। अगर तुमने 1 डाल दिया तो फिर ये 1 पे निकल जाएगा कि खुद को वही बताएगा कि हम ही है ग्रेटेस्ट और लीस्ट, सब कुछ वही है। तो देख रहे हो हम 1 नहीं डाल पा रहे, बाकी का 0 भी डाल सकते हो, 0 से बड़े भी डाल सकते हैं। तो 0 डाल सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, 1 इंक्लूड नहीं कर सकते हो, लेकिन 1 से जस्ट छोटा 0.9999 ये सब डाल सकते हो। तो ये जो x है उसमें तुम 0 से लेकर इतना डाल सकते हो और उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर तुमने ऐसे ही करा कि तुमने 1 से बड़ा 1 डाल दिया, फिर तुमने 1.5 डाल दिया, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 1.5 तो कहीं यहाँ होगा। इसके पास वाला इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ये भी है इंटीजर, तो ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, 1 है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। इसके लिए 0 नहीं आएगा, इसके लिए 1 आएगा। 1.57 डाल दो, उसके लिए भी 1 आएगा। 1.73 डाल दो, वो भी 1 ही देगा। तो फिर ऐसे ही तुम बढ़ते गए, 1 डालने पर भी 1 ही आएगा। तुमने 1.99 कुछ डाला तो भी तुम्हारा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1.99 यहाँ पर होगा। इसके पास वाला ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, ये है इंटीजर। तो ऐसे तुम अगर इसमें 2 डालोगे तो वो गड़बड़ कर जाएगा। 2 डालने पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा और लीस्ट इंटीजर भी 2 ही आएगा, उसके लिए कुछ नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, 2 पॉइंट कुछ डालते हो, 3 डाल दिया, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के लिए तो 2 है और 2.3 के लिए 2 है। तो देख रहे यहाँ पर कुछ वो नहीं दिख रहा,
कुछ वैल्यू पुटिंग जैसी है कि तुमने कुछ डाल कर कुछ आंसर्स निकाले। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये जो हैं वो क्या हैं, ये जो आ रहे हैं वो तो y की वैल्यू है ना, y इक्वल टू क्या आएगा, इसमें तुमने x कुछ डाला तो ये जो जीरो आया तो वो क्या है, y ही तो है। तो ये तुम्हारे y है, y ही क्या होते हैं, आंसर्स। y को ही तुम क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। अभी रेंज वगैरह की बात नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि ये हो रहा है। और ये एक्स क्या है, तुम डाल रहे हो इनपुट्स, तुम कुछ डाल रहे हो तो वो क्या है, डोमेन है, या डोमेन रेंज को उठाओ, चलो इनपुट्स है और ये आउटपुट या आंसर्स है, ऐसे तुम देखो। तो यहाँ से क्या तुम कुछ ग्राफ जैसा नहीं बना सकते, कि हम पहले भी इन पर बात कर रहे हैं, जो अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं वहाँ पर इसी की तो बात कर रहे थे हम, कि तुमने मान लो ये तुम्हारा कोई ग्राफ है, वाई पर आंसर्स आ रहे हैं, एक्स पर तुम वैल्यू पुट कर रहे हो, तो 0 1 2 3 ऐसे करके मान लो इतना ले लेता हूँ मैं, इधर -1 -2 इतना ले लेते हैं। चलो यहाँ पर माइनस की भी कुछ वैल्यू डालकर, चलो इसी को देखो, तुमने 0 डाला इसमें तो आंसर क्या आ रहा है, वाई पर 0, तुमने यहाँ पर 0 है तो आंसर क्या आया तुम्हारा, 0 आया। तो 0 तो यहीं पे हो जाएगा ना, y पे भी 0 x पे भी 0, x तुमने 0 डाला y 0 आया, तो पॉइंट क्या बनेगा 0,0, तो वो यहाँ पर आ गया। फिर तुमने 0.5 डाला तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तुमने यहाँ कहीं 0.5 डाला, उसका भी आंसर 0 ही आ रहा है। तुमने 0.9 डाला, 0.9 डाला, उसका भी आंसर 0 आ रहा है। 0.95 डाला, उसका भी आंसर 0 आ रहा है। 0. ऐसे ही तुम कितना भी डाल दे जाओ, 0.51 डाल लो, 0.52 डाल लो, 0.53 डाल लो, 0.54 डाल दो, 545 ऐसे डाल दे जाओ, तो ये क्या बनता जा रहा है, ये तो रियल नंबर चलते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हर वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की हर वैल्यू पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या है, 0। लेकिन जैसे ही तुमने 1 डाला, उसका आंसर कहाँ पर पहुँच गया, इधर की साइड 1 2 ऐसे चल रहा है 3, तो उसका आंसर तुरंत 1 पर पहुँच गया। तुमने 1 डाला और उसका आंसर कहाँ पर आ रहा है, ये आ गया, 1 डाला और 1 आंसर आ गया, तो पॉइंट कहाँ पर बनेगा, वहाँ पर। तो ये तो खाली रह गया ना, यहाँ पर तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर आ रहा है। फिर तुमने 1.5 डाला, 1.57, अब तुम डाल दे जा रहे हो, 1.1 डाला, 1.11 डाला, 1.112 डाला, ऐसे तुम डालते जा रहे हो। तो यहाँ से तुम डालते जा रहे हो और उसके आंसर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर तुमने कुछ डाला तो उसका भी आंसर 1 आ गया, यहाँ पर डाला, जस्ट उसके बगल आंसर आते जा रहे हैं, यहाँ पर जो भी तुम डालते जा रहे हो उसके आंसर यहाँ पर 1 आता जा रहा है। लेकिन 2 डाला तो उस पर आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 डालो, 2 डाला 2 आ गया, तो 2,2 वाला पॉइंट बनेगा। 2 डाला और 2 पर उसका वो बन रहा है, ये ऐसा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ आंसर आया नहीं, यहाँ पर कोई आंसर नहीं आ रहा, वो सीधा ऊपर चला गया यहाँ पर। तो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये तो गहरा पॉइंट है, डार्क डॉट जैसे तुम बोलते हो, वो पूरी लाइन जैसी तुम्हें दिखेगी इन पॉइंट की, लेकिन यहाँ पर तुम्हें खली दिखेगा कि 1 पर डालने पर यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, वो ऊपर आ रहा है यहाँ पर। तो ये गहरा वाला डॉट बन गया। ऐसे तुम डालते जाओगे तुम्हें एक लाइन जैसी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा, वो ऊपर आएगा यहाँ पर। 2 डालने पर यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा, ये इस तरीके से खली है, यहाँ पर कोई आंसर नहीं आया। 2 डालने पर 1 नहीं आ रहा, 2 डालने पर 2 आ रहा है यहाँ पर गहरा। फिर ऐसे तुम यहाँ पर चलोगे, 3 डालने पर यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, 3 डालने पर 3,3 यहाँ पर कहीं आंसर बनेगा। फिर ऐसे ही तुम 4 डालोगे तो 4 वाला यहाँ पर नहीं आएगा, 4 वाला 4 पे आएगा, यहाँ पर मान लो 4 यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर कहीं 4, तो ऐसे तुम्हारा ये चलता जाएगा। ऐसे ही मान लो तुमने माइनस में कुछ डाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही गंद मचा दी है, लेकिन ठीक है। तुम यहाँ पर कुछ माइनस का डाल कर देखो, मान लो तुम यहाँ पर कहीं डाल रहे हो, -0.5 डाल दिया, तो वो कहाँ पर है, नंबर लाइन पर 0 -1 1, तुमने -0.5 डाला तो ये यहीं पर आएगा। तो इसके पास वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, इधर की साइड कौन सा है, -1। तो देख रहे हो इसका आंसर -1। तुम 0.57 डाल दो, 0.576 डाल दो, 67 डाल दो, 0.8 डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसका आंसर क्या आएगा, इधर की साइड आएगा। -1 डालोगे तो भी वो -1 देगा, लेकिन जैसे ही तुम इधर की साइड जाते हो -1.1, तो उसका आंसर क्या आएगा, इधर -2। अब इसका आंसर 2 आने लग जाएगा, -1.1 डाला तो 2 आएगा, 0.57 डालो, 67 डालो, कुछ भी डालो, -1 आएगा। और -1 डालने पर भी इसमें -1 ही आ रहा है। तो देख पा रहे हो, -0.1 -0.2 -0.3,
-0 ऐसे 9 तक करते जाओ तो उसके आंसर कितने आ रहे हैं? -1। -1 कहाँ है? यहाँ पर कहीं है। तो ऐसे ये जो लाइन है ना, ये तो डार्क डॉट है, ये 0 है, 0 पर तुम्हारा -1 नहीं आएगा तो वो ओपन हो जाएगा। देख रहे हो कैसे ये ग्राफ बन रहा है? ये -1 है तो 0 डालने पर तो ये आंसर आ गया यहाँ पर डार्क, तो 0 डालने पर -1 नहीं आएगा, लेकिन -0.1 डालते ही जस्ट इसके बगल लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी पॉइंट्स की, और -1 डाला तो भी तुम्हारा ऐसा ही डॉट बनेगा। फिर तुम इधर से डाल लो -1.5 कुछ, तो उसका आंसर इधर की साइड -2 आएगा। जैसे यहाँ पर -1.1 डाला तो उसका आंसर -2 आ रहा है, और -2 डालोगे तो भी -2 ही आएगा। -2 मान लो यहाँ पर कहीं है तो -2 पर तो वो गहरा ही आएगा, और -1 डालने पर -1 आ चुका है तो यहाँ पर तुम्हारा खल्ली हो जाएगा ऐसे, और इधर तुम्हारे होते जाएंगे। तो देख रहे हो इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और ये तुम्हें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये सीडी फिर ये सीडी, ऐसे सीडी टाइप चलता जा रहा है। तो इसलिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। ये सीडी फंक्शन की तरह, हिंदी में सीडी फंक्शन भी, सीडी फलन तुम्हें नाम देखने को मिल जाएगा। तो किस वजह से हो रहा है, कैसे ये ग्राफ बन रहा है, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होगी। वैल्यू पुटिंग से ही हमने ये चीज़ निकाल दी कि वैल्यू रख रख कर हमने पूरा ग्राफ बना लिया। और भी तरीके होते हैं ग्राफ बनाने के, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही है। तुम पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ रहे हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड से तुम इसको आसानी से समझ पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लो कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो बेसिक्स है वो तो तुमने कर लिया। अब इसमें अलग अलग तरीके के सवाल बन जाते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तुम्हें और सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं तुम्हें दे दूँ कि कोई ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे तुम बोल सकते हो। ये तुम्हें मैंने दे दिया 5, तो अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने ये तुम्हें फंक्शन दिया, अब बता दो एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो तुम क्या बोलोगे? 5 कब आता है? ऐसे 5 6, इधर तुम्हारा 4 होगा। 5 कब कब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? जब यहाँ तक की वैल्यू होंगी ना, 6 को छोड़ दो, 5 भी तुम्हारा इंक्लूडेड है। अगर 5 का तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो वो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। 5.1 का निकालोगे तो भी वो 5 आएगा। 5.2 का निकालोगे वो भी 5 आएगा। तो ऐसे करते करते 5.9 तक तुम देखोगे तो वो 5 ही आंसर देगा। तो x तुम्हारी कहाँ से कहाँ डाल सकते हो? 5 डाल सकते हो, और 6 तक, 6 को ले नहीं सकते, ऐसा कुछ कर सकते हो। ये तो डार्क हो गया और ये ओपन हो गया, ये क्लोज डॉट या कुछ भी बोल दो, क्लोज ब्रैकेट टाइप की। 5 क्लोज है, 6 ओपन है, तो ये तो तुम्हारा क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। तो x की यही वैल्यू है कि 6 से तो छोटा हो लेकिन 6 इंक्लूड ना हो, क्योंकि 6 अगर डाल दिया तो वो आंसर 6 देने लगेगा, हमें 5 चाहिए। तो समझ रहे होगे तुम कि क्या चल रहा है। इसी चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू 5 से 6, बट 6 ओपन होना चाहिए, 6 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका मतलब कि तुम किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखकर x के बारे में बता सकते हो कि इनमें इनपुट्स क्या है या इसकी डोमेन क्या है, ये तुम बता सकते हो। अब मान लो मैंने बोल दिया कि ये जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये मान लो 5 से बड़ा है, ये मैंने बोल दिया, और इंक्लूडेड भी है। तो अब बताओ इसकी x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये तो बताना। x क्या क्या तुम डाल सकते हो, खुद से दिमाग लगाओ। 5 किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 5 कब आएगा? जब वो यहाँ कहीं होगा, 6 को छोड़कर यहाँ कहीं होगा तो 5 आएगा। और इससे बड़ा कब होगा? मान लो ये बड़ा है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ग्रेट इंटीजर ही तो देता है, इसके बाहर इंटीजर ही निकल के आएगा। अगर तुमने 5.7 डाला तो इसके बाहर क्या निकल के आएगा? 5। 6.7, 6 ऐसा कुछ डाला तो वो 6 ही आंसर देगा। ये क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है या 5 से बड़ी आ रही है, तो तुम बता सकते हो ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 5, 6, 7, 8 ऐसे आ सकती हैं। तो तुम्हें दिखा अभी कि x अगर 5 है तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। अब तुम्हें पता है कि ये जो है वो 6 भी हो सकता है, तो अब तुम क्या बोलोगे? ये क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक, बस 7 इंक्लूड ना हो, 6 तो इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड ना हो। फिर तुम
इसकी जगह पर 7 पे गए, ये कब आ सकता है 7.12 ऐसा कुछ हो 8 तक, लेकिन 8 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये 7 तो इंक्लूड हो सकते हैं ना, यहाँ पर तुम 7 डालोगे तो 7 आ जाएगा, तो इसको तुमने इंक्लूड कर दिया और इसको खाली छोड़ दिया। ऐसे 8 के बाद 8 को देखोगे तो 8.5 का कुछ डालोगे, 8.5 अगर तुमने यहाँ पर डाला तो क्या आएगा 8 आएगा। तो इससे बड़ी संख्या डालने पर या 8 भी डालोगे तो भी 8 ही देगा, ऐसे तुम्हारा बनता जाएगा और ये भरता जाएगा। तो देख रहे हो 5 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है, तो 5 भी तुम डाल सकते हो तो भी तुम्हारा आंसर 5 से बड़ा आएगा। समझो, दोबारा समझो, देख रहे हो ये लाइन कैसे बनती जा रही है, गहराई होती जा रही है और ये ख़त्म भी नहीं होगी, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या तो कुछ भी हो सकती है ना, इंटीजर 5 से बड़ा इंटीजर तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसको समझो एक बार कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा 5 से बड़ा है तो ये कब कब आ सकता है, कुछ भी डाल दो, x जो 5 से बड़ा हो, x 5 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, तुम 5 भी डालोगे तो आंसर तो वही आएगा ना। और ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर्स ही होंगे कि 5 6 7 ऐसा चल रहा है। 5.7 डालो तो भी तुम्हारा आंसर 5 से बड़ा आएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 5 से बड़ा ही वैल्यू देगा। तुम 10.756 ऐसा कुछ डालो x की वैल्यू, तो भी तुम देखोगे उसका आंसर क्या आएगा, ये जो है उसका आंसर अगर तुमने ये डाला तो क्या आएगा 10 ही तो आएगा। तो देख रहे हो वो भी तो 5 से बड़ा है। तो ऐसे तुम बता सकते हो कि जो x तुम यहाँ पर डालोगे वो 5 से बड़ा होना चाहिए और जो x है वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर ही होगा, या तुम जो भी डालना चाहो वो होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x तुम्हारा बिलोंग कर रहा है 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, आगे तो कुछ भी डालते जाओ, कुछ भी, इन्फिनिटी को तुम करोगे क्या, इसको तुम इंक्लूड कर दोगे क्योंकि ये बराबर भी है, तुम 5 डाल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कि तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे समझ रहे हो। अब आ जाओ कुछ और आगे की चीज़ों को, लेकिन उससे पहले इसका वो देख लो, ये थोड़ा सा ग्राफ में रह गया था कि डोमेन रेंज वाली चीज़ की क्या तुम डाल सकते हो, क्या तुम्हारा आएगा। डोमेन रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन तुम्हारा क्या होता है, क्या क्या तुम डाल सकते हो इनपुट्स, और जो रेंज होता है वो क्या होता है, क्या क्या तुम्हारे आंसर्स हैं या आउटपुट क्या है, आंसर्स या आउटपुट क्या है। तो ये दो चीज़ें बेसिकली तुमसे एनडीए में पूछी जा सकती हैं, जाती भी हैं। तो एक्स तुम क्या डाल सकते हो, कुछ भी डाल रहे हो तुम, यहाँ से 0 भी डाल सकते हो, 0.1 ऐसे करते करते एक भी तुम डालोगे, एक पर भी आंसर तो यहाँ पर आ रहा है ना, तो सब कुछ डाल सकते हो जो भी तुम्हारे एक्स पर है। तो सब कुछ मतलब रियल नंबर, जो भी रियल नंबर्स हैं वो तुम यहाँ पर डाल सकते हो। तो जो डाल सकते हो वही तो होता है तुम्हारा डोमेन। तो एक्स तो तुम्हारा रियल नंबर हो गया, कुछ भी डाल सकते हो, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हो। रेंज क्या होगी, रेंज देख रहे हो, ये जो तुम्हारी लाइन है वो किसकी लाइन है, y=3 की ही तो लाइन है। इसको देखो y=4 की लाइन है, ये y=5 की लाइन है। आंसर्स क्या आते हैं, इंटीजर्स ही तो आते हैं। इसके अंदर तुमने 0.7 डाला तो इसका आंसर 0 आया, 1.9 डाला तो उसका आंसर 1 आया, 2.7 डाला या 7.5 डाला तो आंसर 2 आ रहा है। तो देख रहे हो आंसर्स क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, और 0 भी इंक्लूडेड है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो रेंज तुम्हारी क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गया तुम्हारा रेंज। तो सिंपल है, ग्राफ को देखकर तुम डोमेन रेंज आसानी से बता सकते हो। इस चक्कर में मैंने तुम्हारे जो ग्राफ हैं वो डोमेन रेंज के सवाल कराने से पहले ही करा रहा हूँ, इसी चक्कर में। अब आ जाओ आगे कि तुमने ये जो चीज़ देखी ना कि 5 के बराबर हो तो x क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा हो जाए तो क्या होना चाहिए। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से देखो, मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम्हारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें घुसा दी कि GIF ऑफ x का स्क्वायर प्लस वही वाला ले लेते हैं जो हम शुरू से क्वाड्रेटिक में कर रहे थे, -16 = 0। या इसको भी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको ग्रेटर देन ऐसे कर लो 0। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपल, इसको तुम t मान लो या डायरेक्ट तुम अब तो निकाल सकते हो ना, या इसको चलो t² + 6t - 16 > 0 ऐसा कुछ करा। तो तुम सबसे पहले इसका वो निकालोगे, रूट्स या क्रिटिकल पॉइंट तुम बोल सकते हो। तो वो कैसे निकालोगे, -16 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ कर या घटाकर -6 आ जाए। अब तुम्हें अगर जो पहली बार देख रहा है, मेरे से पढ़ रहा है इसको, तो उसको
ये उसको आइडिया होगा कि ये प्लस करके निकालते हैं हम तो, लेकिन हम अगर रूट्स वगैरह डायरेक्ट निकालने हैं तो इसको माइनस करके निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा हो, और अभी भी मैंने एक्सप्लेन करा था पिछली वीडियो में भी, जो पॉलिनोमियल फंक्शन देखे थे तब भी मैंने ये एक्सप्लेन करा था। अब बहुत बेसिक चीज़ है। तो इसके तुम अगर -8 और 2 टुकड़े करोगे, ऐसे करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा। तो ये दोनों है ना वही तुम्हारे t की वैल्यू हो जाएंगी, या तुम बोल लो रूट्स हो जाएंगे तुम्हारे। और t बराबर -8 आ रहा है और t बराबर +2 आ रहा है। लेकिन t तो हमारा किसके बराबर था, GIF ऑफ x का, ये -8 के बराबर। और ये अरे हाँ, यहाँ पर तुम पीछे भी डाल सकते हो कुछ भी, माइनस इंटीजर बेसिकली कर सकते हो, क्योंकि तुम -5 पॉइंट कुछ डालोगे तो वो भी तो तुम्हारा आंसर -5 देगा। तो ऐसा थोड़ी है ना कि 0 से ऊपर ही जाएगा, वो माइनस में भी जा सकता है। तो बेसिकली इंटीजर्स हैं, तुम्हारा रेंज क्या है, इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों के दोनों, और 0 तो तुम्हारा है ही उसमें। तो यहाँ पर तुम्हारा ये 2 के बराबर आ रहा है। तो अब तुम बताओ, अब बेसिकली ये इक्वल टू का साइन भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाला जो जहाँ पर दिया है वही वाला लगाएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी चक्कर में यहाँ पर भी तुम्हारा यही साइन लग जाएगा। अब बताओ तुम x की वैल्यू, इस ऐसे वाला में बेसिकली तुम्हें x की वैल्यू पूछेगा या x की रेंज वगैरह पूछेगा कि x कहाँ से कहाँ तक है, या x तुम क्या क्या डाल सकते हो। तो इस वाली चीज़ को देखो, -8 से बड़ा, तो -8 तुम्हारा ये रहा, -7 -6, इधर तुम्हारा 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। तो -8 से बड़ा इधर ही तो जाएंगे, बड़ी संख्या इधर ही है, और बराबर भी हो। तो x क्या क्या तुम डाल सकते हो, तुम यहाँ पर कुछ डालोगे तो उसका आंसर -8 आएगा, इक्वल टू का साइन भी है तो तुम -8 भी डाल सकते हो। तुम इधर जाओगे, फिर तुम 7 कुछ डाल लो, मान लो 6.65 डाला तो उसका आंसर भी इधर आएगा। -7 डालोगे, ये था -7 डालोगे तो भी ये आंसर देगा, -7 देगा, और वो किससे बड़ा है, -8 से बड़ा है। तो बेसिकली देख पा रहे हो, तुम कुछ भी डाल सकते हो इस रीजन में। तुमने 0 डाला तो 0 का आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, वो भी तुम्हारा -8 से बड़ा ही तो है, -8 से बड़ा है ये 0। तो इधर की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो -8 से। तो यहाँ पर x तुम्हारा -8 से +∞ तक कुछ भी डाल सकते हो, -8 भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है तो डाल सकते हो। और जहाँ पर x क्या है, तुम्हारा रियल नंबर है, ऐसा नहीं है कि तुम -7 -6 ऐसे ही डालते जा रहे हो। 7.1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, रियल नंबर डाल सकते हो, बेसिकली डेसिमल्स में भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ निकल के आई। दूसरी, इसके हिसाब से हमारा x क्या आ रहा है कि 2 से बड़ा आना चाहिए। तो 2 से बड़ा, 1 2 3 ऐसे करोगे तो 2 से बड़ी वैल्यू कब आएगी, और 2 भी बराबर आने चाहिए। 2 डालोगे तो तुम्हारा 2 आ जाएगा, 2.1 डालोगे तो 2 ही आएगा, 3.25 डाला तो उसकी आंसर 3 आ रहा है, लेकिन 3 भी तो 2 से बड़ा है। तो देख रहे हो, यहाँ की भी वैल्यू तुम डाल सकते हो। तो बेसिकली 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी डाल सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 से बड़ी कोई भी डाल लो, और 2 भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है तो ये भी इंक्लूडेड है। जहाँ पर x तुम्हारा रियल नंबर को बिलोंग करता है, डेसिमल्स वगैरह में तुम डाल सकते हो। अब इन दोनों का तुम्हें कॉमन वो एरिया ढूंढना पड़ेगा कि ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। जैसे -8 तो तुम्हारा यहाँ कहीं है, -8 -7 -6 ऐसे चलता जा रहा है, यहाँ कहीं 0 फिर 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा और ये -∞ जाएगा, यही तो है। अब देखो ये वाला रीजन क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। 2 से बड़ा और इंक्लूडेड है, तो गहरा डॉट बनाए कि ये सम्मिलित है, इंक्लूडेड है और इधर जाता जाएगा। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, -8 से बड़ा हो और इन्फिनिटी तक जाए, -8 भी शामिल है, इंक्लूडेड है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, और इससे बड़ा कुछ भी डालते जाओ x में। तो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन सा रीजन लेना पड़ेगा, ये वाला रीजन। यहाँ पर देख रहे हो ये डॉट लाइन है, मतलब वो भरी हुई है, उस पर वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ से लेकर ये वाला जो रीजन है वो हमारे ये x की वैल्यू होगी, जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी और इसको भी। तो ये होगा हमारा रियल आंसर कि x तुम्हारा 2 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, जहाँ पर 2 इंक्लूड है, ये नहीं।
ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा कि एक्स की क्या क्या तुम वैल्यू डाल सकते हो जिससे ये जो इक्वेशन है या इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाए। तो ये बात है, ऐसे तुम कर सकते हो ये चीज़। ज़्यादा तुमसे पूछेगा नहीं ऐसा सवाल, कभी शायद पूछ ले, लेकिन तुम्हें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने के लिए ये चीज़ समझना जरूरी है और ज़्यादा टफ भी नहीं लगा होगा तुम्हें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। पहले भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ये चीज़ कराई थी, अभी जो पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हैं वहाँ पर भी ये चीज़ कराई थी, ग्राफ वगैरह। तो अब थोड़ा सा तुम फेमिलियर हो चुके होगे तो टफ तो नहीं लगा होगा ये चीज़। अब थोड़ा इस ग्राफ को फिर से देखो, GIF का ही ग्राफ है। तो यहाँ पर एक तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये डॉट हैं वो कुछ ऐसी कुछ लाइन पर आ रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं इनको कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यूज आ नहीं रही हैं, वैल्यू तो ये आ रही हैं, ये ऐसा दिख रहा है ना, वही ग्राफ है। तुम ऐसा नहीं करोगे कि ये जो पॉइंट है वो तुमने कनेक्ट कर दिए, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये जो एक लाइन जैसी बन रही है ना, कि ये सारे पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं, वो लाइन कौन सी है जरा देख कर बताओ। y इक्वल टू एक्स की तुम्हें लाइन दिख रही होगी कि एक डाला एक आ गया, दो डाला दो आ गया, तीन डाला तीन आ गया, जीरो डाला जीरो आ गया। ऐसा ही तो हो रहा है, 0,0 फिर 1,1 2,2 3,3। और ऐसा कब होता है y इक्वल टू एक्स पर, कि x तुमने 1 डाला तो y भी तुम्हारा 1 आ गया, x तुमने 2 डाला y भी तुम्हारा 2 आ गया। तो ऐसी लाइन बन रही है। तो ये जो लाइन बन रही है वो किसकी है, y इक्वल टू एक्स की लाइन तुम्हें दिखेगी ये। और ये तो दूसरी वाली लाइन है जो जहाँ पर ओपन है, ये जो वाली लाइन है वो कौन सी है, ये जो लाइन है वो कौन सी है। और बेसिकली अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान हो, ट्रांसफॉर्म करते थे जब ग्राफ को, तो देख रहे हो ये जो लाइन है वो सिंपली थोड़ा सा इधर खिसका दी है, एक्स में थोड़ा सा खिसका दी है। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो तुम्हें समझ में आए, x-1 ऐसा कुछ कर दिया है कि x की तुम 1 वैल्यू डालोगे तो y 0 हो जाएगा। तो ये x क्रिटिकल पॉइंट हो गया कि वहाँ पर 0 नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाला ग्राफ तुम्हें अलग अलग दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस ग्राफ का ये जो पूरी लाइन थी ना वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, ये वो तुम्हारी y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू x-1 की लाइन है। दो लाइन है उनके बीच में ये ग्राफ बन रहा है। ये जो ग्राफ है वो क्या है फिर, ये तुम्हारा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका ग्राफ है। तो बेसिकली तुम देख पा रहे होगे ये जो y है, ये जो y है या ये जो, हाँ ये जो ग्राफ है मॉडुलर GIF का ग्राफ है, वो ये जो लाइन है देख रहे हो, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है। तो ये जो लाइन है ना वो ऊपर है मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये नीचे है मतलब इसकी वैल्यू कम है। तो ये जो बीच में आ रहा है वो कैसा होगा, इससे तो छोटा होगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, किसकी लाइन है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है, उससे छोटा होगा। और बड़ा किससे होगा, x-1 की वैल्यू से। तो यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है, x-1 वाली लाइन इंक्लूड थोड़ी ना है। देखो ओपन डॉट है, ये ओपन डॉट, तो ये जो लाइन है इस पर नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है ग्राफ में। ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। लेकिन इधर की साइड देखो, ये तो लाइन पर आ रहा है ना ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर तो इक्वल टू का साइन लग जाएगा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पर। बेसिक सिंपल सी चीज़ है, बस तुमसे रिजल्ट के तौर पर पूछ लेगा क्या ये सही है या गलत है। स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, उसमें शायद डालकर पूछ ले, सिंपल सी चीज़ है। मान लो तुमने x कुछ ले लिया, 6.5 ले लिया, तो ये बस ये बोल रहा है अगर तुम 6.5 इसमें डालोगे तो वो क्या निकल के आने वाला है, 6 निकल के आने वाला है सिंपल। और ये किससे बड़ा होगा, 6.5 - 1 बेसिकली 5.5 से 5.5। तो देख रहे हो सिंपल सी चीज़ है कि ये तो होता ही है। तो बस वही सारी चीज़ है कि स्टेटमेंट बनाकर तुमसे पूछ लेगा कि ये सही है या गलत है, उल्टे सीधे कर देगा, इधर की साइड कर देगा, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। देखना भी नहीं है, सिंपल है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो तुम्हें पता होना चाहिए एनडीए के लिए। जितने भी तुम्हारे सवाल होंगे वो इतने से हो जाएगा, GIF का इतना ही ज्ञान काफ़ी है तुम्हारे लिए। अब आ जाओ आगे। मान लो मैंने 5.5 है, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 5.5। तो ये अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने क्या करा, ऐसा कुछ होता था वो 5 आ जाता था। तो बेसिकली यहाँ पर कर क्या रहे हैं, तुमने x क्या डाला, x 5.5 है, वो तुम्हें आंसर जो y है वो 5 दे रहा है, यही तो हो रहा है। तो ये जो 5, ये जो हो क्या रहा है यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, ये जो बाद वाला पॉइंट था वो हट गया, 0.5 था वो हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या,
5.5 उसमें से तुमने क्या करा है, 5 तो अलग कर लिया, नहीं, जो 5.5 था उसमें से तुमने 0.5 अलग करा और वो तुम्हें आंसर मिल गया 5। यही तो काम कर रहा है ये जो फंक्शन है, उसका अंदर की चीज देख पा रहे हो वो काम कैसे कर रहा है, कि जो भी तुम डाल रहे हो उसके पीछे वाले पॉइंट को वो घटा दे रहा है और तुम्हें आंसर दे रहा है, यही तो चल रहा है। तो ये तुम्हारी क्या थी, एक्स थी, ये जो तुमने हटाया और ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर। बेसिकली ये चीज यही तो लिखी हुई है। तो जो ये है ना, ये जो चीज़ है ये पॉइंट फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन को बोल दिया गया कि इसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये चीज़ निकालनी है कि कितना फ्रैक्शन तुमने हटाया या जोड़ा करा है, तो उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इधर लेकर आओ, 5 को इधर लेकर आओ, तो 5.5 में से तुमने 5 घटाया तो तुम्हें 0.5 मिल गया, यही तो हो रहा है। तो बस तुम्हें फ्रैक्शन निकालना होगी, वो फ्रैक्शन कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी एक्स है उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अगर इसको तुम घटाओगे तो तुम्हें वो फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। उस फ्रैक्शनल पार्ट को दिखाने के लिए ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, उसका इस्तेमाल कर लिया गया। तो इस तरीके से तुम उस चीज़ को निकाल सकते हो। ये तुम्हें अलग अलग तरीके से रटवा दी जाती है कि ये होता है एफ पी एफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको निकालने के लिए जो फंक्शन बनाया गया उसको शॉर्ट में तुम एफ पी एफ भी बोल देते हो, जो मैंने भी कई बार तुम्हें यूज करते हुए देखा होगा। उसको बोल देते हैं कि एफ पी एफ, और जो जी आई एफ है उसमें देखो रिलेशन होता है इस तरीके से, तो ऐसे करा दिया जाता है। लेकिन तुम समझ पा रहे होगे कि ये है क्या। सिंपल अगर मैं तुमसे लिख दूं कि 5.7, तो तुम्हें पता है कि 5 + 0.7 5.7 होता है। ये तुम डालते हो किसी भी उस चीज़ में, तो ये तुम्हारा एक्स हो गया। ये क्या हो गया जो निकल के आ रहा है, अगर इसका तुम वो लोगे जी आई एफ तो वो 5 निकल के आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा ये। और ये क्या निकल के आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस तरीके से तुम कोई भी जो नंबर है उसको तुम अलग अलग टर्म क्या बोलते हैं, अलग अलग सिंबल दे सकते हो। बेसिकली इसको तुम जी आई एफ बोल दोगे, इसको तुम फ्रैक्शनल पार्ट बोल दोगे, इसको तुम इनपुट यानी एक्स बोल दोगे। तो ये है, तो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या है, सिंपल तुम ऐसे करके देख सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट यूज हो जाता है लेकिन इतना नहीं होता। जी आई एफ इम्पॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट इतना थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में, तब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जैसे तुम देखो, मान लो 5 ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो बेसिकली क्या बताता है, फ्रैक्शन बताता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब कुछ 0.1 0.2 ऐसे ही तो लगे रहते हैं। 5.7 5.75 0.23, तो ये पीछे वाली संख्या है, इसके बारे में बताता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो चीज़ है वो ऐसी तो चलती है 0.1 0.2 0.3 ऐसे करते करते 0.9, फिर और क्या कर सकते हो 0.11 ऐसे कर सकते हो, 0.22 कर सकते हो, 23 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 0.95 कर सकते हो, फिर 0.99 कर सकते हो। लेकिन क्या ये फ्रैक्शन है, एक हो सकता है, एक कहाँ हो जाएगा। फ्रैक्शन तो इतने ही होते हैं कि 3.999 ऐसे कर दिया, तो पीछे वाली संख्या ये है क्या 3.1, ये भी तो 0.1 है। तो जो फ्रैक्शन होगा ना वो देख रहे हो, जीरो भी हो सकता है। बेसिकली अगर तुमने 5 डाला तो इसका फ्रैक्शन क्या है 5.0, ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम, 5.0 ऐसे लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन में तुम 0 0.1 ऐसे चलते जाओगे 0.99 तक। एक नहीं हो सकता ये कि ऐसे तुम्हें एक पूरा का पूरा मिल गया, वो हो ही नहीं सकता, इंटीजर हो जाएगा वो, तो फ्रैक्शन बचेगा ही नहीं। तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन होता है, ये जो y = करली ब्रैकेट ऐसे करके तुम बताते हो एफ पी एफ फंक्शन, तो इसका जो आंसर है, ये जो आंसर है, आंसर क्या है y है, y के तो आंसर आते हैं। तो ये हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होंगे। 0 तो आ जाएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, इनके बीच की कोई भी हो जाए 0.95 0.99999 ऐसे ही चलते जाए तो वो सब आ सकते हैं, लेकिन कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ऐसे तुम बोल सकते हो कि ये एक तो इतने में होगा, ये इसकी रेंज हो गई कितने तक ये आंसर देगा। क्या क्या तुम डाल सकते हो इसमें, कुछ भी डाल लो, 5.7 डालो, 101.5 डाल लो, 1000 कुछ भी डाल दो तुम 0.5, उसको तो पीछे के से मतलब है कि पीछे से वो निकाल के दे देगा कि ये है। और दूसरी बात तुम देख सकते हो, ये जो रेंज है या ये जो चीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये जो आंसर देगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा।
तो ये स्टेटमेंट के तौर पर भी तुमसे पूछ सकता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऐसे करके तुमसे पूछ लेगा। तो वो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये आंसर तो बस इतने ही देता है ना पीछे वाली चीज़ को, और ये नेगेटिव में भी नहीं हो सकता। मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि ये -5.75 है, तो अब इसको तुम कैसे देखोगे? ये तो तुम्हारा इनपुट है, x है, तो इसको अगर तुम तोड़ो तो -5 -6 -4 यहाँ कहीं है, -4.75 यहाँ कहीं पर आएगा। इसके पास वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -6 हो जाएगा। तो इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो? और यहाँ से देखो तुम इतना चले, यहाँ पर 0 कितना था, 5.75 था, इधर कितना चलना पड़ेगा? -0.25, इतना ही तो चलना पड़ेगा, या पॉजिटिव वाला। तो 6 तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसमें अगर तुम 0.25 जोड़ दो, क्या तुम्हें -5.75 नहीं मिल जाएगा? तो इस तरीके से है, ये तुम्हारा x हो गया, ये GIF हो गया, GIF। तो अब तुम बोलोगे इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -5 प्लस नहीं -0.75, तो ये भी तो मिल के -5.7 हो गया। लेकिन इसमें तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कहाँ इंक्लूड कर रहे हो? ये तो सिंपल तुमने बता दिया। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ पर इंक्लूड करना था, उसके बाद तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट बताना था। तो ऐसे तुम ऐसे नहीं बता सकते कि ये तुमने करा और बोल दिया कि ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेगेटिव आ गया, ऐसा नहीं है। तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये था 5.7, तो इसको सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर तुम 5.7 का करो तो 5 आएगा प्लस 0.7 आएगा। तो ये क्या था? GIF था। ये क्या हो गया? FPF हो गया। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ मिला ही नहीं। इसका ग्रेटेस्ट क्या होता है? -6 होगा। तो तुमने यहाँ पर 6 को तो लाया ही नहीं, 6 के रेस्पेक्ट में तुम्हें बताना था। तो ये तुम्हारा GIF हो गया, ये तुम्हारा FPF हो गया। तो देख रहे हो ये नेगेटिव में आ ही नहीं रहा, तो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, और ये तुम्हारा x था ही। तो इस तरीके से तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन काम करता है। ज़्यादा हैंड राइटिंग तो भूल ही जाओ, बस तुम समझते जाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहना जिससे तुम्हें याद रहे, नहीं तो बाकी का सारा भूलते जाओगे पीछे से। समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन ये बात पक्की है। तो तुम थोड़े थोड़े नोट्स बना सकते हो कि कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ, तो वो तुम खुद से कर सकते हो, उसमें खुद का दिमाग लगाना तुम। अब ऐसे तुमने जैसे उसका ग्राफ बनाया था GIF का, वैसे ही इसमें तुमने वैल्यू डाल डाल कर देखा कि तुमने, ये तुम्हारा फंक्शन है x, तुमने 0.1 डाला, या ये क्या डालोगे, हाँ 0.1 डाला तुमने। तो इसके अंदर डालोगे तो ये क्या करेगा? पीछे वाला जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो तुम्हें निकाल के दे देगा। तो 0.1 डाला, ये क्या दे देगा? 0.1 दे देगा, यही तो होगा। 0.2 डाला तो ये पीछे वाला पार्ट देगा, 0.2 देगा। तो उसके आगे तुम 0 लगा ही सकते हो। ऐसे डाला तुमने, 1 डाला तुमने, 0 डाल दिया। 0 का कोई फ्रैक्शनल है? 0 ही है, 0.0 लिख सकते हो। तो उसने तुम्हें 0 दे दिया। 1 पर पहुँचे, 0.9 पर पहुँचे सबसे पहले, तो वो तो 0.9 ही देगा क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट देता है। 1 पर पहुँचे, 1 के साथ तो 1.0 है, तो इसका भी आंसर 0 आ रहा है। 2 पर पहुँचोगे, 2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आएगा, 2 पर भी उसका 0 ही आ रहा है। 1.2 पर पहुँचो या 1.1 पर पहुँचो तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.1। 1.2 पर पहुँचो, फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। 1.1 पर ये 1.2 पर ये 1.9 पर 0.9, ऐसे चलता जा रहा है। 2.5 डालो तो 0.5। देख रहे हो ये वैल्यूज हैं, ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं वही यहाँ पर फिर से आने लग जाएंगी। 0.9, 2.9 डालोगे 0.9 दे देगा, 3 डालोगे उसका 0 फिर से हो गया। तो ऐसे हम वैल्यू पुटिंग से ग्राफ निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये तुम्हारा कुछ एक्स वाई एक्सिस दे रखी, तो तुम एक्स तो कुछ भी डाल सकते हो ना। मैंने डाला -5.7, तो इसका बताओ चलो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा। सबसे पहली चीज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तुम्हें देखना है, तो इसके बगल वाली क्या होगी? -6 होगी। तो उसके हिसाब से क्या करोगे, इसमें ऐड 0.3 ऐड कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ऐसे ही तो है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.3। तो तुम माइनस की भी वैल्यू डाल सकते हो, पॉजिटिव की भी डाल सकते हो। तो इसका जो x है वो तो तुम कितना भी ले सकते हो, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। बेसिकली जो तुम्हारा इनपुट है वो तो रियल नंबर में पहुंच गया, या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले सकते हो। ये तुम्हारा डोमेन हो गया, कहाँ से कहाँ तक तुम डाल सकते हो।
अब वैल्यूज क्या आ रही हैं, मान लो तुमने 0 से स्टार्ट करा, 0 डाला तो 0 ही आ रहा है, 0.0 कर लो, 1.0 कर लो, 2.0 कर लो, यही तो आएंगे 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर डालने पर उसका आंसर 0 आ रहा है। तो ऐसे तुमने 0 डाला तो 0 आ गया, 1 डाला 0 आ गया, तो 1 डाला तो भी 0 आ गया, 2 डाला तो भी 0 आ गया, 3 डाला तो भी 0, ऐसे ही -1 डाला तो उसमें पॉइंट तुम ऐसे लगाओगे तो वो तो 0 ही आंसर देगा, फ्रैक्शनल वाला पार्ट। तो ये देख रहे हो 0 पर आंसर दे रहे हैं सारे के सारे इंटीजर्स। अब तुम देखोगे कि तुमने मान लो 0.1 डाला तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.1, यहाँ कहीं 0.1 डाला 0.1 ऐसे आ गया, 0.2 डाला उसका आंसर यहाँ कहीं आ गया, 0.9 डाला वो आ गया, 1 डाला तो फिर से यहीं पे आ गया, 0 डाला तो 0 आ ही रहा है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से नहीं बढ़ता जा रहा कि यहाँ पर कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, ये खल्ली छूट गया, उसका आंसर लौट के आ गया 1 पर। फिर तुमने 1.5 डाला तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 1.2 डाल दिया मान लो उसका 0.2, तो फिर से देख रहे हो यहाँ पर आंसर चालू होने लग गए, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर खल्ली हो जाएगा क्योंकि तुमने 2 डाल दिया, 2 पर तो उसका आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं। ऐसे तुमने 2.7 डाला, 2.9 डाला, 2.5 डाला तो 0.5, 0.9, 0.7 ऐसे करते करते 3 पर डालोगे तो वो 0 दे देगा, इसलिए यहाँ पर कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये इन दोनों ये पॉइंट इतने सारे हो जाएंगे, बीच में कुछ भी डाल दे रहा हो, 0. मान लो तुमने 2.2 डाला, 2.23 डाल दिया, 2.236 ऐसे डालते गए, बहुत छोटे छोटे तुम डालते जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइन बनती जा रही है, ऐसे यहाँ पर खल्ली, फिर ऐसे यहाँ पर ये खल्ली, ऐसे चलता जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर खल्ली, 0 डालने पर देख रहे हो 0 आएगा, यहाँ पर नहीं। ये इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बनता जाएगा। इसको मैं वैसे भी दिखा देता हूँ, तुम्हें पिक्चर में ज़्यादा साफ दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, किसका, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। फ्रैक्शन चाहिए, देख रहे हो 0 पर यहाँ पर ये डॉट है, डार्क डॉट है, मतलब ये इंक्लूडेड हैं, यहाँ पर ये इंक्लूडेड नहीं है, ओपन डॉट तुम देख सकते हो। तो ये जो लाइन बस इतनी इतनी दिख रही ना, वो है तुम्हारा y = इसका ग्राफ। अब वही वाली चीज़, ये जो डार्क डॉट आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हो, y = 0, ये कहाँ है, y = 1, तो y = 1 पर तो तुम्हारा वो आ ही नहीं रहा, या y = 1 क्यों बोलेंगे, हाँ 1 ही बोलेंगे। तो y = देख रहे हो 0 इंक्लूडेड है, ये जो लाइन है वहाँ पर ये डॉट गहरे हैं तो इंक्लूडेड है, लेकिन एक इंक्लूडेड नहीं है, ये भी तो y है ना। तो बस वो बता रहा है ये जो नीला नीला ग्राफ बन रहा है वो किस किस के बीच में आ रहा है, y = 1 के और y = 0 के, ये भी y = कुछ है, तो y = 1, फिर y = ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो, फिर तुम्हारा y = अरे उल्टा लिख, सबसे ऊपर आ रहा है तुम्हारा, हाँ सही तो लिखा था, ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन, फिर सबसे नीचे y = 0 वाला फंक्शन, 0 वाला ग्राफ। तो ऐसे तुम लिख सकते हो ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो 1 से तो छोटा होगा, और देख रहे हो 1 इंक्लूड नहीं है वहाँ पर, ये जो फ्रैक्शन है वो नहीं बन रहा, वहाँ पर उसका ग्राफ बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं कराएंगे, जस्ट इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा होते ही ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन 0 से बड़ा है और इंक्लूडेड है, 0 पर ग्राफ बन रहा है, ये जो नीला वाला है वो यहाँ पर भी आ रहा है y = 0 वाली लाइन पर। तो इस तरीके से ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा, और ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, इसकी रेंज ही तो दिखा रहा है। ये क्या था, y था, y = इसका अगर तुम रेंज देखोगे तो इसी तरीके से तो आएगी, ये कितने तक आंसर देगा, 0 से 1 तक आंसर देगा, 0.5 देगा, 0.75 देगा, 0.999 देगा, 0 देगा, 0 भी तो इंक्लूडेड है। तो ये इसकी रेंज बता रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, कुछ भी डाल दो x पर, उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। देखो यहाँ पर तुमने कुछ डाला तो आंसर यहीं पे मिल गया, डाल रहे हो तुम्हारा आंसर आते जा रहा है, डाल रहे हो -1 डाला तो यहाँ पर आंसर नहीं आया लेकिन यहीं पर आ गया। तो कुछ भी डाल सकते हो, डोमेन तो तुम्हारा हो गया कुछ भी मतलब रियल नंबर, -∞ से ∞ तक कुछ भी डाल लो। रेंज क्या आ रही है, रेंज तुम्हारी आ रही है ये क्या है, 0 से 1 के बीच में, वहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। अब जैसे मैं अगर तुमसे सिंपल पूछ लूँ कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 0 आ रहा है, तो वो x बताओ क्या होगा। तो बताओ 0 फ्रैक्शन में कब आता है, 5.0 यही तो फ्रैक्शन है, 6.0 यही तो फ्रैक्शन है, तो ये कब आएगा, x क्या डाला है इसमें कि उसका फ्रैक्शन 0 आ जाए। तो सिंपल देख पा रहे हो ना, 7.0, 8.0 क्या डाल रहे हो तुम, इंटीजर्स ही तो डाल रहे हो, -1.0 डालोगे तो भी उसका आंसर फ्रैक्शनल तो 0 आ रहा है ना, फ्रैक्शनल 0 आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा है।
तो इंटीजर्स डाल सकते हो तुम, केवल इसमें इंटीजर्स डालोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। अब ये जो है वो मान लो 0 के बराबर नहीं आ रहा, 0 के बराबर नहीं आ रहा मतलब कुछ और आ रहा होगा, 6.7 है, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है, 0 तो नहीं है, -5.2 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट -2 नहीं आ रहा, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से देखेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 आएगा। समझ पा रहे हो कैसे, इसके पास वाला कितना है 6, उसमें से अगर तुम 0.8 घटाओगे, -6 है बेसिकली, उसमें तुम अगर इसको ऐड करोगे क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है तब ये चीज़ मिलेगी, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया। तो ऐसे कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं अगर -11.3 लिख दूँ तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, डायरेक्ट इसको मत बोल देना, इसके पास वाला -12 होगा, उसमें अगर तुम 0.7 ऐड करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, यही तो है। तो ये है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव वाला। इसको तुम कैसे बोल रहे हो, -11 और -0.3 कितना हो गया, यही तो हो गया, तो ये हो गया। तो ये तो देख रहे हो नेगेटिव है, तो ये नहीं है। तो तुम अगर 0 नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट्स में आ रहा होगा, डेसिमल्स में आ रहा होगा, तो वो जो x है वो इंटीजर नहीं हो सकती, इंटीजर नहीं होगी, इंटीजर नहीं होगी, इंटीजर नहीं, इंटीजर है। इंटीजर नहीं मतलब 5.7 डाल दो, 0.7 डाल दो, 0.2 डाल दो, -3.2 डाल दो, तो ये सब इंटीजर नहीं है। इनको डालोगे तो 0 नहीं आएगा आंसर, कुछ और आएगा, 0.7 आएगा, 0.2 आएगा, 0.8 आएगा, ऐसे आंसर्स आएंगे। तो ये चीज़ है। क्या फ्रैक्शनल पार्ट 1 के बराबर हो सकता है? अगर ये है बताओ x क्या क्या तुम डाल सकते हो, तुम बोलोगे कि फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट्स में होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 हो सकता है, 0.9 तक हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो तुम बोल दोगे x तो कुछ भी डाल दो, ये तो नहीं हो सकता, तो x कुछ भी नहीं डाल सकते तुम, नो सॉल्यूशन तुम बोल सकते हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। तो ये है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और उससे पहले GIF फंक्शन साथ में ही पढ़ते हैं और साथ में ही तुमको करा दिया, पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं या चलो हाँ कर ही लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुम्हें बेसिकली x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखते जाना, अभी ज़्यादा हड़बड़ी में बताना कि कैसे क्या हो रहा है। तो पहली चीज़ तुमने अभी अभी देखा कि x जो होता है, जैसे मैं सिंपल देता हूँ, 5.7 है, तो इसको तुम कैसे तोड़ोगे, पहला तो तुम्हारा 5 प्लस 0.7, तो ये तो हो गया क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे लिख लो, और ये तुम्हारा x हो गया। तो देख रहे हो ये जो x है उसको हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर FPF है, यहाँ पर तुम्हारा GIF है, तो ये जो x है उसको भी इसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये जो x है उसको कैसे लिखेंगे, GIF ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं FPF ऑफ x। यहाँ पर तुम्हारा एक GIF पहले से चल रहा था, इधर 4 FPF पहले से चल रहे थे, अगर इस वाले को उधर भेजाएंगे तो 3 हो जाएंगे, और इधर 2 ये हो जाएंगे, अगर इसको 2 को भी इधर ही भेज लो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब तुम्हें पता है ये जो होता है, ये जो FPF है, ये जो FPF है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 तो होता नहीं है, तो वो इक्वल टू का साइन नहीं है, 0 से बड़ा होता है। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है उसको भी तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि 2/3 ये बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 0 के और 1 से छोटा होगा, इस तरीके से। तो यहाँ से तुम देखोगे सिंपल 3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो 0 ही रहेगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इधर की साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर बेसिकली ये नीचे वाला हट गया। अब ऐसे ही 2 को भी हटाओगे, इसको खत्म खल्ली करना है, अलग करना है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो इधर तो 0 ही आएगा, लेकिन इधर 3/2 आ जाएगा। तो ये आ रहा है तुम्हारा जो GIF है वो उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। अभी हमने पढ़ा था ये जो है वो हमने 5 से बड़ा करके देखा था, फिर x की वैल्यू तो मैंने निकाली थी। तो ऐसे ये है 0 से बड़ा हो और 3/2 कितना है बेसिकली 1.5, तो इससे तुम्हारा छोटा होना चाहिए। GIF क्या होता है, इंटीजर्स वैल्यू देता है, तो इनके बीच में इंटीजर्स वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, 0 भी इंक्लूडेड है, 0 और 1 दो ही तो वैल्यू दे सकता है ये। तो ये जो तुम्हारा GIF है उसकी 2 वैल्यूज हैं बेसिकली, तुम्हें x निकालना है। तो एक चीज़ तो तुम ये कर सकते हो कि इसकी वैल्यू तुमने यहाँ पर उठाकर रख दी, एक बार 0 रखा एक बार 1 रखा, तो तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। उसका तुम्हें बताया कि वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो मान लो तुमने ये जो FPF है, देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहली चीज़ ये वाली चीज़ थी, तुम्हें x ही तो निकालना था, तो अगर तुम्हें
GIF पता हो, जो तुम्हें पता चल गया ये दोनों हैं, FPF और मिल जाए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम करने का ट्राई कर रहे हैं कि तुमने सबसे पहले क्या करा, ये 0 वाली वैल्यू तुमने यहाँ पर रखी तो फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हें कितना मिल गया, 0 ही हो गया वो। तो बेसिकली तुमने इसमें 0 डाला तो वो 0 हो गया। तो तुम्हें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई ना इस तरीके से कि जो तुम्हारा GIF है और FPF है दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिल गई। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू 1 भी तो आ रही है, तो 1 को डाला तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, GIF कितना है, 1 है, 1 प्लस 2/3 तो ये कितना आ गया, 5/3 बेसिकली कितना होता है, हाँ इतना ही कर लो, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। तो x की तुम्हें 2 वैल्यू मिलेगी यहाँ से और यही तुमसे बोला गया था। तो एक बार देखना कि सबसे पहले तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ तुम्हें x निकालनी थी तो फ्रैक्शनल पार्ट और GIF दोनों तुम्हें अलग अलग निकालने थे। तो इस वाली चीज़ से हमने ये निकाल लिया कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो इसका हमें रेंज मिल गया कि ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। उस हिसाब से हमने वो कर लिया कि ये तो इंटीजर होता है, तो इंटीजर यहाँ से ये जो रेंज आ रही है उसके बीच में 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं इसकी, वो इसमें रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट भी मिल गया। उसके हिसाब से फिर हमने x निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन तुम बोल सकते हो कि पूरा दिमाग लगाना पड़ जाए, ऐसा क्वेश्चन था। कई लोगों से पहली बार में नहीं हो पाया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं, जो भी तुम्हारे PYQ हैं वो। उसके बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।